अमेरिका से हमारे बेटे सत्यम का फोन था। फोन सुनकर सौरभ बालकनी की तरफ चले गए। क्या कहा होगा सत्यम ने फोन पर। मैं दुविधा में थी। फिर थोड़ी देर तक सौरभ के वापस आने का इंतजार कर मैं भी बालकनी में चली गई। सौरभ खोए खोए से बालकनी में खड़े बाहर बारिश को देख रहे थे। मैं भी चुपचाप जाकर सौरभ की बगल में खड़ी हो गई। जरूर कोई खास बात होगी, क्योंकि सत्यम के फोन अब कम ही आते थे। वह पिछले 5 साल से अमेरिका में था। इन 5 सालों में एक बार भी भारत नहीं आया था। सत्यम उन संतानों में था जो माता पिता के कंधों पर पैर रखकर सफलता की छलांग तो लगा देते हैं, लेकिन छलांग लगाते समय माता पिता के कंधों को कितना झटका लगा यह देखने की जहमत नहीं उठाते। थोड़ी देर में सौरभ के कुछ बोलने की प्रतीक्षा करती रही, फिर धीरे से बोली, क्या कहा सत्यम ने? सत्यम की नौकरी छूट गई है। सौरभ निर्विकार भाव से बोले। नौकरी छूट जाने की खबर सुनकर मैं सिहर गई। अब क्या होगा? होगा क्या? वह वापस आ रहा है। सौरभ की नजरें अभी भी बारिश पर टिकी हुई थी। शायद वह बाहर की बरसात के पीछे अपने अंदर की बरसात को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। और कहा जाएगा, सौरभ के दिल भावों को समझते हुए भी मैंने अनजान ही बने रहना चाहा। तो अगर हम मर गए होते तो किसके पास आता वह? उसकी बीवी के भाई बहन हैं, मायके वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे सहायता मांगे, या हमारे पास क्या करने आ रहा है? बोलते बोलते सौरभ का स्वर कटु हो गया था। हालांकि सत्यम के प्रति मेरा दिल भी फिलहाल भावनाओं से उतना ही रक्त था, लेकिन माँ होने के नाते मेरे दिल की मुसीबत के समय मैं सौरभ का उसके प्रति इतना कटु होना थोड़ा खल गया। ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर मुसीबत के वक्त वह हमारे घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? घर? कौन सा घर? उसने इस घर को कभी घर समझा भी है? तुम फिर उसके लिए सोचने लगी। तुम्हारी ममता ने बार बार मजबूर किया है मुझे। इस बार मैं मजबूर नहीं होऊंगा। जिस दिन वह आएगा घर से भगा दूंगा, कह दूंगा कि इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। सौरभ मेरी तरफ मुंह करके बोले। उनकी आंखों के बादल भी बरसने को थे। चेहरे पर बेचैनी, उद्विग्नता, बेटे के द्वारा अनदेखा किया जाना, लेकिन उसके दुख से दुखी भी गुस्सा आदि सब कुछ एक साथ परिलक्षित हो रहा था। सौरभ रेलिंग पर रखे उनके हाथ को धीरे से मैंने अपने हाथ में लिया तो सुहाने मौसम में भी उनकी हथेली पसीने से तर थी। सौरभ की हिम्मत के कारण मैं इस उम्र में भी निश्चिंत रहती थी, लेकिन उनको कातर, बेचैन या कमजोर देख मुझे असुरक्षा का एहसास होता था। सौरभ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलकर सो जाओ, कल सोचेंगे कि क्या करना है। मैं उनको सांत्वना देती हुई अंदर ले आई। मुझे सौरभ के स्वास्थ्य की चिंता हो जाती थी, क्योंकि उनको एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था। सौरभ चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। मैं भी उनकी बगल में लेट गई। दोनों चुपचाप अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। न जाने कब तक छत को घूरते रहे। थोड़ी देर बाद सौरभ के खर्राटे की आवाज़ आने लगी। सौरभ के सो जाने से मुझे चैन मिला, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज सत्यम को हमारी जरूरत पड़ी तो उसने बेधड़क फोन कर दिया कि वह हमारे पास आ रहा है, और क्यों न आए। बेटा होने के नाते उसका पूरा अधिकार है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस तरह बेधड़क बेटे के पास जाने का हमारा अधिकार क्यों नहीं है? क्यों संकोच व झिझक हमारे कदम रोक लेती है कि कहीं बेटे की गृहस्थी में हम अनचाहे से न हो जाएं, कहीं बहू हमारा यूं लंबे समय के लिए आना पसंद न करे। सत्यम व नीमा ने अपने व्यवहार से जाने अनजाने हमेशा ही हमें चोट पहुंचाई है। माता पिता की बढ़ती उम्र से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब हम अपनी शारीरिक व मानसिक जरूरतों के लिए उस पर निर्भर हो सकते हैं। जब जब सहारे के लिए बेटे बहू की तरफ हाथ बढ़ाया, तब तब उन्हें अपने से दूर ही पाया। लगा कि एक पीढ़ी का अंतर तो पहले होता था, इस नई पीढ़ी के साथ तो जैसे पीढ़ियों का अंतर हो गया।
मन में बेटे के परिवार के आने का कोई उत्साह नहीं था। फिर भी न चाहते हुए भी उनका कमरा ठीक करने लगी। बच्चे भी आ रहे हैं, कैसे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, मैं आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। हाँ, इतना पक्का था 6 लोगों का खर्च सौरभ की छोटी सी पेंशन से नहीं चल सकता था। तब क्या होगा? रात को सत्यम का फ़ोन आया कि वह परसों की फ्लाइट से आ रहा है। फ़ोन मैंने ही उठाया। मैंने निर्विकार भाव से उसकी बात सुनकर फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन मैंने सौरभ से बैंक से कुछ रुपए लाने के लिए कहा। नहीं है मेरे पास रुपए। सौरभ बिफर गए। सौरभ प्लीज़ अभी तो थोड़ा बहुत दे दो। सत्यम भी यहाँ आकर चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ तो करेगा। मैं अनुनय करने लगी। सौरभ चुप हो गए। मेरी कातरता, व्याकुलता सौरभ कभी नहीं देख पाते, हमेशा भरा पूरा ही देखना चाहते हैं। उन्होंने बैंक से रुपए लाकर मेरे हाथ में रख दिए। सौरभ तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़े ही दिन में सत्यम को बता दूंगी कि हम उसके परिवार का खर्च नहीं उठा सकते। घर है, जब तक चाहे बसेरा कर ले, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाए, हमसे कोई उम्मीद ना रखे। मेरी स्वर की दृढ़ता से सौरभ थोड़ा बहुत आश्वस्त हुए। अगले दिन सत्यम को आना था। फ्लाइट का आने का समय हो गया था। हम एयरपोर्ट नहीं गए। अटेची से लदा फदा सत्यम परिवार सहित टैक्सी से खुद ही घर आ गया। सत्यम व बच्चे जब आंखों के सामने आए तो पल भर के लिए मेरा ही नहीं, सौरभ की आंखों में भी ममता की चमक आ गई। 5 साल बाद देख रहे थे सबको। सत्यम व नीमा के मुरझाए चेहरे देखकर दिल को धक्का सा लगा। सत्यम ने पापा के पैर छुए और फिर मेरे पैर छूकर मेरे गले लग गया। साफ लगा मेरे गले लगते हुए जैसे उसकी आंखों से आंसू बहना ही चाहते हैं। आखिर राजपाट गंवा कर आ रहा था। माँ सिर्फ हाड़ मांस का बना हुआ शरीर ही नहीं है, माँ भावनाओं का असीम समुंदर भी है। एक महीन सा अदृश्य धागा माँ से संतान का कहा और कैसे बंधा रहता है कोई नहीं समझ सकता। एक शीतल छाया जो तुम में से कोई भी सवाल जवाब नहीं करती, तुम्हारी कमियों के बारे में बात नहीं करती, हमेशा तुम्हारी खूबियां ही गिनाती है और कमियों को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। अपने किए का बदला नहीं चाहती। हर कष्ट के क्षण में मुंह से माँ का नाम निकलता है और दिमाग में माँ के होने का एहसास होता है। कष्ट के समय कहीं और आसरा मिले न मिले, पर वह शीतल छाया तुम्हें आसरा जरूर देती है। सुख में कैसे भूल जाते हो उसको, लेकिन जड़ें ही खोखली हों तो हल्के आंधी तूफान में भी बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। मेरे गले से लगा हुआ सत्यम शायद यही सब कुछ सोचता। अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपना संतुलन डगमगाने नहीं दिया। सत्यम को भी एहसास होना चाहिए कि जब गहन दुख व परेशानी के क्षणों में अपने हाथ खींचते हैं तो जिंदगी कितनी बेगानी लगती है। विश्वास नाम की चीज़ कैसे चूर चूर हो जाती है। बैठो सत्यम, उसे धीरे से अपने से अलग करती हुई मैं बोली। अपना सामान कमरे में रख दो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर अपने मनोभाव को छिपाते हुए मैं किचन में चली गई। बच्चों ने प्रणाम किया तो मैंने उनके गाल थपथपा दिए। दिल छाती से लगाने को कर रहा था, पर चाहते हुए भी कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही थी। चाय बनाकर लाई तो सत्यम व नीमा सामान कमरे में रख चुके थे। नीमा ने मेरे हाथ से ट्रे ले ली। शायद पहली बार वही डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब ने चाय खत्म की। इतनी देर बैठकर सौरभ ने जैसे मेज़बान होने की औपचारिकता निभा ली थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में चले गए। दोनों बच्चे भी थके थे, सो वे भी कमरे में जाकर सो गए। तुम दोनों भी आराम कर लो, खाना बन जाएगा तो उठा दूंगी। क्या खाओगे? कुछ भी खा लेंगे, और ऐसे भी थके नहीं हैं, नीमा खुद बना लेगी, आप बैठो। मैंने चौंक कर नीमा को देखा। उसके चेहरे पर सत्यम की कही बात से सहमति का भाव दिखा। यह वही नीमा है जो मेरे इतने असुविधापूर्ण किचन में चाय तक भी नहीं बना पाती थी। खाना बनाना तो दूर की बात थी। कहते हैं प्यार में बड़ी शक्ति होती है, पर शायद मेरे प्यार में इतनी शक्ति नहीं थी, तभी तो नीमा को नहीं बदल पाई। लेकिन आर्थिक मंदी ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया था।
मेरे मना करने पर भी नीमा किचन में चली गई, वह भी उस किचन में जिसमें पहले कभी नीमा ने पैर भी न धरा था। उसका भूगोल भला उसे क्या पता था, इसलिए मुझे किचन में जाना ही पड़ा। सत्यम को आए हुए 2 दिन हो गए थे। हमारे बीच छुटपुट बातें ही हो पाती थी। हम दोनों का उन दोनों से बातें करने का उत्साह मर गया था और वे दोनों भी शायद पहले के अपने बनाए गए घेरे में कैद कुसमुसा रहे थे। सौरभ तो सामने ही बहुत कम पढ़ते थे। पढ़ने के शौकीन सौरभ अक्सर अपनी किताबों में डूबे रहते। अलबत्ता बच्चे जरूर हमारे साथ जल्द ही घुल मिल गए और हमें भी उनका साथ अच्छा लगने लगा। सत्यम बच्चों के दाखिले व अपनी नौकरी के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। अच्छे स्कूल में इस समय बच्चों का दाखिला मुश्किल हो रहा था। अच्छे स्कूल में 2 बच्चों के खर्च सत्यम कैसे उठा पाएगा, मैं समझ नहीं पा रही थी। उसका परिवार अगर यहाँ रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे किराया ही तो नहीं देना पड़ेगा। नीमा उसी किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी बदरंग से बाथरूम में कपड़े धो रही थी। हालांकि सुविधाओं की आदत होने के कारण सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। सत्यम रोज ही अपना रिज्यूम लेकर किसी न किसी कंपनी में जाता रहता। आखिर उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनियों को भी इस समय कुशल कारीगर कम तनख्वाह में हासिल हो रहे थे, तो वे क्यों ना इसका फायदा उठाते। तनख्वाह बहुत ही कम थी। सोचा भी ना था मम्मी, ऐसी बाबू जैसी तनख्वाह में भी कभी गुजारा करना पड़ेगा। सत्यम बोला। दिल हुआ कहूँ कि तेरे पापा ने तो ऐसे ही तनख्वाह में गुजारा करके तुझे इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, तब तूने कभी नहीं सोचा। लेकिन उसके स्वर में उसके दिल की निराशा साफ झलक रही थी। माँ होने के नाते दिल में कसक हो आई। ठीक हो जाएगा सब कुछ, परेशान मत हो सत्यम। मंदी कोई हमेशा थोड़ी रहने वाली है। एक ना एक दिन तुम दोबारा अमेरिका चले जाओगे, उसी तरह बड़ी कंपनी में नौकरी करोगे। मेरी बात में सांत्वना तो थी ही, पर उसकी स्वार्थपरता पर करारी चोट भी थी। मैंने जता दिया था जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम पहले की तरह ही हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले जाओगे। सत्यम कुछ नहीं बोला, निरीह नजरों से मुझे देखने लगा, मानो कह रहा हो कब तक नाराज रहोगी। बच्चों का दाखिला भी उसने दौड़ भागकर अच्छे स्कूल में करा दिया। इस स्कूल की फीस तो काफ़ी ज़्यादा है सत्यम, इस नौकरी में तू कैसे कर पाएगा। बच्चों की पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मम्मी, उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं आना चाहिए। बच्चे पढ़ जाएंगे, अच्छे निकल जाएंगे तो बाकी सब कुछ तो हो ही जाएगा। वह आश्वस्त था, लगा सौरभ ही जैसे बोल रहा है। हर पिता बच्चे का पालन पोषण करते हुए शायद यही भाषा बोलता है, पर हर संतान यह भाषा नहीं बोलती। तो इतने कठिन समय में सत्यम ने हमसे बोली थी। मेरा मन एकाएक कसैला हो गया। मैं उठकर बालकनी में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। भीषण गर्मी के बाद बरसात होने को थी। कई दिनों से बादल आसमान में चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। लेकिन आज तो जैसे कमर कस कर बरसने को तैयार थे। मेरा मन भी पिछले कुछ दिनों से उमड़ घुमड़ रहा था, पर बदरी थी कि बरसती नहीं थी। मन की कड़वाहट एकाएक बढ़ गई थी। 5 साल पुराना बहुत कुछ याद आ गया था। सत्यम के आने से पहले सोचा था कि उसको यह ताना दूंगी, वह ताना दूंगी। सौरभ ने भी बहुत कुछ कहने को सोचा रखा था, पर क्या कर सकते हैं माता पिता ऐसा, वह भी जब बेटा अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हो। एकाएक बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने अपनी आंखों को छुआ तो वहां भी गीलापन था।